भी हमारे एनडीटीवी से ही जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं चुनाव के और चाय पर चर्चा करने की हम शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर आपका। जी, आपका भी अभिनंदन है। बाबा महाकाल की नगरी से पूरे आपकी चैनल पर पूरे देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आनंद भी ले रहा हूँ। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो वो अपनी आंखों के सामने देख भी पा रहा हूँ। जो आंकड़े बता रहा है कि फिर एक बार मोदी जी की सरकार बन रही है। तो दोहरी खुशी है, एक तरफ तो बहुमत के आगे आप जा ही रहे हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप का जो कहा था आप लोगों ने कि 29 कमल गिफ्ट करेंगे मोदी जी को, वो होता दिख रहा है। निश्चित रूप से ये चमत्कार हुआ है और हमने सबने मेहनत की थी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया था कि हर बार 75 साल से कांग्रेस हमेशा छिंदवाड़ा हमारे हाथ में नहीं आने देती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मोदी जी की सरकार बनने में हम छिंदवाड़ा भी उनको जीत के दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नकुलनाथ जी काउंटिंग सेंटर छोड़ के चले गए, कमलनाथ जी ने हार स्वीकार कर ली है। तो स्वाभाविक रूप से अगर 60,000 से हार रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको इस बात बचा क्या है, क्योंकि कांग्रेस थोड़ा भी समझेगी तो ध्यान में आएगा। जनता ने प्रदेश से कांग्रेस को नकार दिया। एक लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बहुमत के थोड़ा सा पीछे ही बीजेपी दिख रही है और खास करके आप भी गए थे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह, वहाँ पर काफ़ी कम सीटें को। एक बात बताना चाहूँगा कि स्वाभाविक रूप से चुनाव जब होता तो हर एक राज्य में जाना, हर एक क्षेत्र में जाना। मैं 12 से ज़्यादा राज्यों में लगा हूँ। माननीय मोदी जी ने लगातार कैंपेन किया है और पहली बार ऐसा हो रहा कि एक गैर कांग्रेसी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर ऐसी इतनी अच्छी बहुमत के साथ बन रही है, जहाँ बहुदलीय व्यवस्था थी 2014 के पहले। लेकिन आज ये एनडीए के गवर्नमेंट तीसरी बार बनना, ये वाकई बहुत बड़ी। माननीय मोदी जी पे जनता 100 करोड़ जनता का वोट है इस सरकार के साथ। और कल तक कांग्रेस और सारे लोग कह रहे थे कि इनको किसी हालत में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इनकी सरकार नहीं बनेगी, कितने दावे किए थे, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली सरकार बन रही। एक आखिरी सवाल, तो लगता है कि शाम होते होते नतीजे बदलेंगे और कुछ नहीं, और बढ़ते जाएंगे। बीजेपी की सीटें और बढ़ेगी, मुझे पूरा भरोसा है। भाजपा की सरकार भी बनेगी और हमारा बहुमत भी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एनडीटीवी पर आश्वस्त है बीजेपी की सरकार भी बनेगी और ये आंकड़ा भी बढ़ेगा। और तीसरी जीत जो है ये ऐतिहासिक जीत है, जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई ऐसे प्रधानमंत्री जो तीसरी दफ़े सरकार बनाने जा रहे हैं भारत की। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो बिल्कुल कई रिकॉर्ड्स इसके बाद टूटेंगे, जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी जो कि बात कर रहे थे मोहन यादव से, और खुशी से गदगद थे मोहन यादव, चाय की चुस्की ले रहे थे, साथ ही अपनी जो खुशी है वो शेयर कर रहे थे। और जैसे जैसे उनका ये कहना था कि वक्त आगे बढ़ेगा, सीटें और बढ़ेंगी। रत्नाकर जी, मेरा सवाल आपसे है, इन चुनावों में राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर आप मानते हैं? राम मंदिर का फैक्टर तो इस चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करने वाला माना जा रहा था, लेकिन जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो पूरा इस गतिविधि का केंद्र रहा, जो सबसे बड़ा जिसको मरकज कहते हैं उर्दू में, वो रहा, वहाँ के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, तो उसको देखते अब ये सोचना पड़ेगा कि राम लहर यदि देश के बाकी हिस्सों में बीजेपी के काम आ गई है, तो ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में ही राम जी जो है इस पार्टी का बेड़ा पार करने की स्थिति में नहीं नजर आए। राम मंदिर का मुद्दा हावी रहा था और आप इस बात को देखिए कि बीजेपी शुरू से ही, इस चुनाव के पहले से ही, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब भी, और लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पर जो बैनर होर्डिंग पोस्टर्स लगते थे बीजेपी के, उनमें अधिकांश जगह ये लिखा जाता था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बीजेपी की पूरी कोशिश रही थी कि राम लहर को भुनाने की वो कोशिश करे, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि खुद इस पार्टी ने भी महसूस किया, बीजेपी ने, कि केवल राम मंदिर के इशू के सहारे उतना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर आप देखिएगा कि बाद में कैसे चीज़ें चेंज होती चली गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस हिसाब से कई स्टैंड चेंज किए, जैसे मुजरा वाली बात बीच में आ गई या आरक्षण को लेकर बात आ गई, और मोदी जी ने बिल्कुल खुलकर इस चीज़ को कहा कि आरक्षण का जो पिछड़े वर्ग जो है या जो SC ST का जो तबका है, इसके आरक्षण से मुस्लिम वर्ग को जोड़ने देने की कांग्रेस की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। तो जो एग्रेसिवनेस बात के चुनाव अभियान में आती चली गई, इश्यूज को लेकर बीजेपी की तरफ से, स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, उसको देखकर ये महसूस तो होने लगा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को महसूस रियलाइज कर रही है कि राम मंदिर का मुद्दा शायद उतना प्रभावी नहीं हो पाए जितना इस पार्टी को उम्मीद थी कि चुनावी साल में
या चुनावी साल से ज़रा पहले हमने मंदिर की स्थापना कर दी तो हमें उसका बहुत व्यापक पैमाने पर लाभ मिल जाएगा। तो उसके चलते इश्यूज चेंज होते चले गए और इश्यूज के चेंज होने का फिर ये जो असर अब हमारे सामने नजर आ रहा है वो यही कहता है कि राम मंदिर उतना कम से कम कारगर नहीं रहा जितना बीजेपी सोच कर चल रही थी या जितना इस पार्टी को बिल्कुल रत्नाकर जी, ये देखने को मिल रहा है यूपी के रुझानों में साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि राम मंदिर के नाम पर वोट बटे नहीं है। चलिए प्रदीप जी का रुख कर लेते। प्रदीप जी, बीजेपी में कांग्रेस का जो आयात हुआ, यानी कि ज्वाइनिंग की मैं बात कर रही हूँ, जो तमाम विधायक सांसद बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो क्या लगता है ये भी एक वजह रही कि एक सीट छिंदवाड़ा जो अभेद किला थी आपकी, उससे बीजेपी भेद कर चली गई? देखिए, छिंदवाड़ा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी ने पूरी ताकत झोंक दी, किस तरीके से कांग्रेस के विधायक को तोड़ा गया, किस तरीके से महापौर को, वहां के पार्षदों को और जो नेताओं को कांग्रेस पार्टी में डरा के, धमका के, लालच से जिस तरीके से भाजपा ज्वाइनिंग करा गई, पूरा प्रदेश और देश देख रहा था। ये कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा के अंदर एक नकारात्मक संदेश जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को शामिल कराया, तो उसका भी हमें नुकसान हुआ है। और छिंदवाड़ा आज हम लोग पीछे हैं, तो निश्चित रूप से जो ज्वाइनिंग हुई थी उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो वंदना जी का रुख कर लेते हैं। वंदना जी, देखिए प्रदीप जी भी इस बात को मानते हैं कि उनकी पार्टी के जो विधायक सांसद आपकी पार्टी में, उसका कहीं ना कहीं फायदा मिला है, क्या आप इस बात को मानती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से छिंदवाड़ा को अपना एक अभेद किला मानती रही है और वो ये सोचती रही है कि छिंदवाड़ा उनकी बपौती है। लेकिन जिस प्रकार से जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां विजयी बनाया है और जिस प्रकार से 29वां कमल वहां खिलता हुआ दिख रहा है। चलिए वंदना जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस के यादवेंद्र राव को सिंधिया ने हरा दिया है। बड़ी खबर, गुना शिवपुरी सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी मार्जिन से जीते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस के यादवेंद्र राव को सिंधिया ने हराया है। शुरुआत से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया शुरू में कुछ वक्त के लिए जरूर पीछे रहे थे, उसके बाद शुरुआत से ही लगातार आगे थे। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जब चुनाव प्रचार किया था, तमाम परिवार उनके प्रचार में जुटा रहा, उनका बेटा, उनकी पत्नी। और अब खबर ये, इस वक्त की बड़ी खबर, गुना शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से जीते हैं। कांग्रेस के यादवेंद्र को उन्होंने हराया शिवपुरी सीट से। बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के यादवेंद्र राव को सिंधिया ने भारी मतों से हराया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, माफ कीजिएगा, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप अहिरवार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और वंदना त्रिपाठी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। वंदना, लेकिन लगातार बीजेपी पर यह भी आरोप लगाती रही है कांग्रेस कि उसकी नाक के नीचे से उन तमाम चेहरों को बीजेपी ने निकाल लिया, लालच देकर, बहला फुसलाकर, जिनके दम पर चुनाव आगे लड़ने की तैयारी थी, फिर उनका फायदा खुद बीजेपी ने लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी साथी कांग्रेस पार्टी से आए हैं वो स्वेच्छा से आए हैं और आप देखिए उसका सबसे बड़ा कारण है इनका नेतृत्व। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, जब से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी की कमान संभाली है, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने चौपट करके रख दिया है और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी के लिए चौपटनाथ साबित हुए हैं। जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी के आने के बाद इनकी जो एकमात्र सीट छिंदवाड़ा थी वो भी इनके हाथ से खिसक गई है, वो ये दर्शाता है कि जीतू पटवारी जी और उमंग श्रृंगार जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी छोड़ने का जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही निर्णय था। कहीं ना कहीं इनकी लीडरशिप को इनके कार्यकर्ताओं ने नकारा है और उसका कारण है क्योंकि जीतू पटवारी जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उन्होंने गुटबाजी, परिवारवाद, तुष्टीकरण, महिलाओं का अपमान करना और सबसे बड़ी चीज, इन्होंने अपने वरिष्ठों का अपमान किया है। वंदना जी, क्या आप ये मानती हैं कि जो केंद्र की नीतियां रही हैं, पर जो योजनाएं रही हैं, मोदी का जो चेहरा है, उस पर चुनाव जीता है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में? अवश्य, देखिए अवश्य ही अगर हम छिंदवाड़ा जीते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटीज। कहीं ना कहीं जनता ने इस बार सुशासन को चुना है, गरीब कल्याण को चुना है, किसान उत्थान को चुना है, महिला सशक्तिकरण को चुना है। देखिए जनता अब ये सब चीजों से ऊपर उठ चुकी है। परिवारवाद और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी सदियों से करती आई है, जनता उसको समझ चुकी है और कहीं ना कहीं कमलनाथ जी जो ये समझते थे कि छिंदवाड़ा
उनका गढ़ है, उसमें वहां पे उन्होंने एक छिंदवाड़ा मॉडल के नाम से जो भ्रम फैला के रखा था, तो उन्होंने छिंदवाड़ा का विकास नहीं किया, स्वतः का विकास किया है। और अब जनता उसे समझ गई, इसीलिए जनता ने सुशासन को चुना, मोदी जी की गारंटीज को चुना। और मध्य प्रदेश में खास करके आपने देखा है किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की योजनाएं गरीबों के लिए, लाभार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए और हमारे जो आदिवासी भाई बहन है उनके लिए जो मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई है, उन सब पर जनता ने भरोसा जताकर ही छिंदवाड़ा में 29वां कमल खिलाया है। और 29वां कमल जो छिंदवाड़ा में खिला है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समर्पित, क्योंकि आपने देखा किस प्रकार से केंद्र से लेकर प्रदेश का संगठन छिंदवाड़ा में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था, क्योंकि हम चाहते थे कि परिवारवाद में जकड़ा हुआ जो छिंदवाड़ा है उसे हम वहां उससे निजात दिलाएं, और हम उसे निजात दिलाने में सफल भी हुए हैं। जनता विजयी हुई है, छिंदवाड़ा की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, उनका मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। बिल्कुल वंदना जी।